लगा सकते हैं। ओम सभी को। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच डॉक्टर भरत कुमार जी हैं। उनका विशेष स्वागत। और आज उनका विषय है योग और स्वास्थ्य। योग के द्वारा हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रख सकते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर साहब का परिचय कराएं हम सब साधकों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भरत कुमार जी। आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। एक्चुअली में सभी को मेरा अचानक ही मैं प्रणाम। कल आपसे क्या कहते हैं एक शॉर्ट नोटिस पर आपको आ गया। डॉक्टर भरत कुमार जी का परिचय वैसे सभी को पता है ही हमारे यहाँ पे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि सर एक साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहेबिलिटेशन काउंसलर हैं, ग्राफोलॉजिस्ट, कैरियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपने पीएचडी साइकोलॉजी, एमफिल बायोटेक्नोलॉजी और कई विषयों में एमएससी और एमए से किया हुआ है। आपने विभिन्न कॉलेजों में साइंस और मनोविज्ञान के फैकल्टी भी रहे हैं और 60 से अधिक शोध पत्रिकाओं में, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आपके लेख प्रकाशित हुए हैं। और आज आपका विषय है योग के द्वारा हम अपने रोगों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस पर आज चर्चा रहेगी। थैंक यू सर। आप सभी को मेरा करबद्ध प्रणाम। स्टार्ट करने से पहले आज मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आप लोगों की शारीरिक समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम ऐसा लेक्चर रखते हैं जो कॉमन रहेगा वो ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा। सो आप पहले एक एक करके मुझे बताइए। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और ज्यादा समय आप नहीं लेंगे बताने में, बहुत कम समय में आप बस अलग 10 अलग लोग हैं। अगर आप पूछेंगे तो काफी समय निकल जाएगा, तो आप एक कोई कॉमन जो आपको ठीक लगता है वो ओके विषय ले लें, तो सबके लिए ओके लाभ। ठीक है। सर अभी जैसे एक जोड़ों का दर्द है, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द होने लग जाता है और कुछ इस तरह की समस्याएं हैं किसी मैं को। यहाँ अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक बहुत गंभीर समस्या का सामना किया था ड्यूरिंग कोविड-19। आप सभी को पता है वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम चल रहा था। वर्क फ्रॉम होम के सिस्टम में क्या था कि अब मैं एक टीचर भी हूं तो लैपटॉप से घर पर ही पढ़ा रहा था। जब लैपटॉप से हम घर पर पढ़ा रहे थे तो अब ध्यान दीजिएगा, मोबाइल फोन एंड लैपटॉप जो लोग ज्यादा यूज करते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम कॉमनली होता है। मेरे को सर्वाइकल का पेन शुरू हुआ, तो मैंने सर्वाइकल के पेन में थोड़ा बाम वाम लगाया, ये किया वो किया, लेकिन लॉकडाउन था तो घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे। और देखते ही देखते सर्वाइकल का पेन क्रिटिकल में डेवलप हो गया। और इतना क्रिटिकल पेन डेवलप हो गया कि लॉकडाउन में मुझे परमिशन लेकर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा। अब आप समझिए, लॉकडाउन खत्म हो गया, लगभग लगभग एक साल तक एवरी वीक 3 डेज, मतलब एक हफ्ते में 3 बार मैंने फिजियोथेरेपी एक साल तक लिया। उसका रिजल्ट ये रहा कि अगर मैं फिजियोथेरेपी ले रहा हूं तो सर्वाइकल के पेन में आराम हो रहा है, और अगर मैं फिजियोथेरेपी नहीं ले रहा हूं तो सर्वाइकल का पेन मेरा फिर से बढ़ रहा है। रात को सोना मुश्किल हो गया। आप तकिया लगा के सोते हैं, मैं तकिया भी नहीं लगा पा रहा हूं तो भी, तकिया लगा रहा हूं तो नींद नहीं आ रही है, नहीं लगा रहा हूं तो नींद नहीं आ रही है। अगर मैं बेड पर या चेयर पर बैठा हूं स्ट्रेट यानी सीधी कमर करके तो भी गर्दन में भयानक दर्द। फिर उसके बाद पैथोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने पेन किलर्स दिए, इंजेक्शन लगे, कोई आराम नहीं हुआ। फाइनली व्हेन आई वाज सो टायर्ड ऑफ द ट्रीटमेंट्स आई गिव अप। मैंने गिव अप कर दिया, अब जो होगा सो होगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने करना शुरू किया सूर्य नमस्कार। अब ये देखने में बहुत साधारण सा योगासन है, इसे योग कहेंगे, इसे व्यायाम नहीं कहेंगे। योग इसलिए क्योंकि ये शरीर को पूर्ण रूप से संतुलित करता है और जोड़ता है। मैंने सूर्य नमस्कार करना शुरू किया। शुरू में 1 राउंड, 2 राउंड, और धीरे धीरे अब मैं 20 राउंड पर डे सूर्य नमस्कार करता हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे जरा भी सर्वाइकल का पेन नहीं है। विद इन 1 मंथ, लगभग लगभग 30 डेज लगे। और उस समय जब दर्द जा रहा था गर्दन में, बस 4 राउंड सूर्य नमस्कार में किया करता था, और आज मेरी गर्दन 100% ठीक है। सो उसके बाद में मैंने अपना पूरा रिसर्च सूर्य नमस्कार, भ्रस्तिका, कपालभाति और बैकबोन के साथ ही किया है। अब अगर हम बैकबोन की बात करें तो बैकबोन में 2 चीजें आ जाएंगी, आपका
क्रेन यानी खोपड़ी, यानी आपका क्रेनियम खोपड़ी, और आपका नोटोकॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर है। अब अगर सर्वाइकल का पेन हो रहा है तो सर्वाइकल का पेन जो आपकी रीढ़ की हड्डी गर्दन के अंदर जो हड्डियां होती हैं 16, 17, 18, इनकी डिफॉर्मिटी, इनकी पोजीशन डिसलोकेट होने की वजह से होता है। इसके अलावा आपके शरीर में झुंझनाहट होती है, शरीर का कोई हिस्सा अचानक से सुन्न पड़ जाता है, आपको लगता है कि आपका एक पैर से आप ताकत अच्छी लगा रहे हैं, एक पैर से ताकत अच्छे से नहीं लगा पा रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन आया, मेरे तलवे ठंडे हो जाते हैं, किसी के शोल्डर में दर्द रहता है, कुछ लोग स्ट्रेट यानी सीधे होकर के नहीं चल पाते, उनका शरीर झुका रहता है जब वो चलते हैं। और झुकने से क्या होता है, जब शरीर एक दिशा में झुक जाएगा तो शरीर के दूसरे हिस्से असंतुलित हो जाएंगे, जितने भी जॉइंट्स होंगे उनमें पेन होने लगेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया और 1500 स्टूडेंट्स के ऊपर हमने रिसर्च किया, और 1500 स्टूडेंट्स को हमने 3 महीने तक अल्टरनेट, एक दिन छोड़कर एक दिन, सूर्य नमस्कार, भ्रस्त्रिका और कपालभाति कराया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो लोग एथलीट बनना चाहते थे उनके लिए एथलीट बनना आसान हुआ, जिनको जॉइंट पेन थे उनका जॉइंट पेन ठीक हुआ। कई बार क्या होता, बिस्तर पर आप सीधे लेटेंगे, आप अपने हाथ भी सीधे रखेंगे, आप पाएंगे आपके दोनों पैर के तलवे एक साथ नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके शरीर के जॉइंट्स में कहीं ना कहीं कोई असंतुलन है। सूर्य नमस्कार से उनका वो संतुलन बना। कुछ लोग जब बैठते थे उनकी गर्दन ऐसे झुकी रहती थी, जैसे आप मेरी देख रहे हैं, यहां से ये बाहर को निकल जाता है हम की तरह से। सूर्य नमस्कार करने से उनकी गर्दन सीधी हुई, जैसे मेरी गर्दन सीधी हो गई है, बैकबोन का पेन खत्म हुआ। जिन लोगों को जॉइंट पेन का प्रॉब्लम था, अब आपको एक सरप्राइज वाली बात बता रहा हूं, मैं जिम बहुत जाता हूं, तो जिम में कोई झटका लगाया, क्या हुआ, जो भी कुछ हुआ, मेरे इसमें लेफ्ट हैंड में टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। अब आप लोग जानते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास अब जाएंगे तो बोलेगा टेनिस एल्बो का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको जीवन भर ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, और आप इसमें नी का एक वो आती है, पट्टी आती है, बस वो डाल लीजिए, काम कर लीजिए। और इसके अलावा आप टेनिस एल्बो अगर है तो आप उस हाथ से वजन तो बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे। सूर्य नमस्कार जब मैं कर रहा था, शुरू में मुझे टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम धीरे धीरे हुआ। मैंने नोटिस किया जैसे जैसे मेरी पोजीशन सूर्य नमस्कार में ठीक हो रही थी, मेरे टेनिस एल्बो का पेन गायब हो गया, और लगभग लगभग 2 महीने के बाद आई कैन से मुझे टेनिस एल्बो नहीं है। सो योगा का मतलब केवल इतना नहीं है कि परमात्मा से जुड़ना है, ठीक है, योग का अर्थ है जोड़ना। अब जोड़ने के भी कई तरीके हैं, ठीक है, आप किससे जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने शरीर को संतुलित करना योगा का सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। अब दूसरा कपाल भाती, कपाल भाती यानी कपाल यानी कि आपके खोपड़ी को चमकाने वाला, इसलिए इसका नाम रखा गया कपाल भाती। जिन लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, आंखों में दर्द रहता है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, जिन लोगों के चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए हैं, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं, ठीक है, या जिनके चेहरे पर पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है, एक होता है फेशियल पाल्सी, आपने नाम सुना है, चेहरे का एक तरफ मसल्स लूज होकर लटक जाते हैं, जैसे अधरंग बोलते हैं, चेहरे के आधे हिस्से में एक तरह का फालिश आ जाता है, उसको बोलते हैं अधरंग, या इंग्लिश में बोलते हैं फेशियल पाल्सी। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम किसी को भी है, अगर वो भ्रस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका करते हैं एवं कपाल भाती करते हैं, सो मैंने ये पाया अपने रिसर्च में कि आपके पिंपल का प्रॉब्लम, चेहरे के डार्क सर्कल, आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, एक भी दाग धब्बा आपको नहीं मिलेगा, नाम 44 इंच। कपाल आप देखेंगे, अभी मैं सुबह सोकर के उठा हूं, जब सुबह सोकर के उठते चेहरा डल होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सो कपाल भाती और भस्त्रिका करने वालों की आंखें पैर ठीक रहती हैं। मेरे चश्मे का नंबर काफी बढ़ा हुआ था, और अब ये चश्मे का नंबर केवल -0.5 है, पहले ये 1.5 था, अब ये 0.5 है। सो कपाल भाती और भस्त्रिका करने से कई बेनिफिट होते हैं। आपका कपाल यानी कि सर, ये बहुत एक्टिव रहता है, जितने आपके न्यूरॉन्स हैं दिमाग के अंदर वो बेस्ट काम करेंगे, न्यूरॉन बेस्ट काम करेंगे, आपका पूरा बॉडी, रीढ़ की हड्डी आपकी बेस्ट काम करेगी, आपके तलवे में ठंडा पसीना आता है, कपकपी होती है, आपके झंझनाहट होती है, सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर, सडनली कमर का कोई हिस्सा सुन्न हो जाता है,
कपालभाति और भ्रष्टिका करने वाले लोगों को ये समस्याएं बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ दूसरा बेनिफिट, कपालभाति और भ्रष्टिका जो करते हैं उनके लंग्स यानी फेफड़े बहुत मजबूत होंगे। ये गारंटी है योगा की। इस कपालभाति की ये मेरा अपना निजी अनुभव है। निजी अनुभव इसलिए क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो है थेरेपिस्ट। सो अब थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, कई बार डॉक्टर के पास रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिसिन ले लीजिए, मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तब हमने सोचा कि क्यों ना योगा पर काम किया जाए। तो 5 इयर्स हमने रिसर्च किया। 2019 में रिसर्च स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग कोविड, बिफोर कोविड, और ये अभी तक चल ही रहा है एंड ऑल द रिजल्ट्स आर वेरी पॉजिटिव। यस, सो नीचे बैठने में, ऊपर बैठने में आप सूर्य नमस्कार कीजिए, लेकिन देखिए सूर्य नमस्कार 3 गति से होता है। तीव्र गति से होता है, मध्यम गति से होता है और बहुत ही कम गति से भी किया जाता है। तो आप जिन लोगों को जॉइंट्स पेन है वो सूर्य नमस्कार बहुत धीमी गति से करें। अगर आप धीमी गति से सूर्य नमस्कार करेंगे, नंबर 1, आपका लेफ्ट एंड राइट जो बॉडी है उसका हर एक हिस्सा संतुलन में आएगा। एक्चुअली आप समझिए, अच्छा आपने सुना होगा कि हड्डियां जो जॉइंट जो होते घिस गए, जॉइंट घिस गए। अब आप एक चीज समझिएगा, आप ऐसे समझिएगा ये एक डब्बा है, ठीक है, ये हमारी हड्डी है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, और ये क्या है इसका जॉइंट। एक बार आप सब इसको नोटिस करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन हटा देता हूं ताकि सबको अच्छे से दिखाई दे। गिव मी 1 मोमेंट प्लीज। ये देखिएगा, ये हमारे ऊपर की हड्डी है और ये हमारे नीचे की हड्डी है और ये बीच का जॉइंट है। अगर ये दोनों हड्डियां संतुलन में रहेंगी तो जॉइंट ठीक से काम करेगा। अब अगर ऊपर की हड्डी को मैं टेढ़ा कर दूं, जैसे मैंने बॉक्स टेढ़ा किया है, और मैं इसको अगर अब मूवमेंट कराऊंगा तो ये जो जोड़ है ये कटने लगेगा यहां पर। ये कॉमन प्रैक्टिकल की बात है, आप अपने घर में भी देखेंगे। अब होता क्या है, जब हमारे बॉडी का खड़े होने का, हमारे बॉडी का बैठने का पॉस्चर सही नहीं होता, पॉस्चर सही नहीं होता तो जो जॉइंट हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। जॉइंट अगर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो जॉइंट्स कटेंगे और एक दूसरे के साथ घिसेंगे और आपको जॉइंट पेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सो इसलिए जिन लोगों का वेट बढ़ जाता है, जो झुक करके चलते हैं, टेढ़े मेढ़े होकर चलते हैं, जिनका बॉडी प्रॉपर सीधा नहीं रहता, उनको जॉइंट पेन होगा ही होगा। आप लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर या फिर मोबाइल पर एक गर्दन झुकाकर जब बात करते चलते हैं, ये आपकी कंडीशन है। अब आप चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपका यहाँ पर संतुलन नहीं है और आप इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, वो जो तिरछा हो गया है, मुड़ा हुआ हड्डी का जो जोड़ है, और आप जब उसमें मूवमेंट करते हैं तो वो घिसने लगता है, हो गया जॉइंट पेन स्टार्ट, और इधर मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं। सेम सिचुएशन जो आपके घुटनों के दर्द में होता है, कोहनियों के दर्द में होता है, बैक पेन में भी होता है। इसीलिए आप सभी अपने योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार को कंपलसरी कीजिएगा, और कंपलसरी करने के साथ साथ अगर आपके लिए संभव है तो आप इसको सुबह शाम कम से कम 4 बार सुबह और 4 बार शाम, अगर आप इसको 1 महीने तक करते हैं, आई चैलेंज आप में से जितने लोगों को जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, हेडेक का प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द होता है, सियाटिका का दर्द होता है, बैक एक होता है, वो पाएंगे आपका दर्द अप टू 60 से 70% कम हो गया। एक चीज और है, मैं जिम जाता हूं, जब मैं ट्रेडमिल पर रनिंग करता हूं मुझे बहुत कम पसीना आता है, और जिस समय मैं सूर्य नमस्कार के 6 राउंड पूरे कर चुका होता हूं, आई स्वेट लाइक पिग, इतनी बुरी तरह से पसीना आता है। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य नमस्कार सिर्फ एक पोजीशन है, नहीं, सूर्य नमस्कार करने वालों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। अग्नि जो आपकी जठर अग्नि है, जठर अग्नि यानी जो पेट के अंदर पाचन शक्ति है, वो तीव्र हो जाती है, और इसी के साथ साथ आपके शरीर में जो फैट है डिपॉजिटेड, उसका बहुत तेजी से पाचन होता है, और जिससे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, आपको पसीना आता है, पसीने में बहुत सारी गंदगी बाहर निकलती है, बॉडी का फैट कम होता है। इसीलिए आप सूर्य नमस्कार को फोकस करें। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ठीक है मुझे योगा सेशन में बुलाया गया है तो मुझे योग के ऊपर बोलना है, नहीं, ये मेरे रिसर्च बेस्ड है। आप कहेंगे इससे रिलेटेड रिसर्च मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, मैं दीप जी को दे दूंगा, वो आपको दे देंगे, लेकिन उससे अच्छा है, उसे पढ़ने से अच्छा आप यहां मुझे सुनिए और मेरी बात पर यकीन कीजिए। सो आज से आप क्या करें, मॉर्निंग इवनिंग 2 बार
तो 4 राउंड सुबह, 4 राउंड या 2-2 राउंड भी आप करेंगे। एक राउंड में 2 बार होता है, 2 राउंड मॉर्निंग में, 2 राउंड इवनिंग में। अगर सूर्य नमस्कार 1 मंथ करते हैं, आई चैलेंज आपका जॉइंट पेन, बॉडी पॉस्चर और बॉडी के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द बहुत कम हो जाएगा। दूसरा फिर आता है कपाल भाती। कपाल ये हिस्सा, ये कपाल भाती, भाती यानी कि इसको चमकाना। अब इसको ऐसे नहीं चमकाना जैसे मैं हाथ से इसको रगड़ रहा हूं ये चमक गया, नहीं। आपको क्या करना है, रामदेव जी को भी आपने देखा होगा, यहां पर बंद लगाकर वायु को निकालते हैं ऊपर झटके के साथ। अगर आप ये अभ्यास करते हैं, शुरू में आप 10 बार कीजिए, फिर आप 15 बार टाइम कीजिए, एक हफ्ते तक आप इसको 20 टाइम कीजिए, आप पाएंगे जब आप कपाल भाती कर रहे हैं, कपाल भाती से क्या होता है, एक प्रेशर मेंटेन होता है और प्रेशर के साथ आपके पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होगा और ऑक्सीजन लेवल 80% इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80% इंक्रीज होता है तो जिन लोगों के बॉडी में गांठ बन गई है, ठीक है ना, सिस्ट हो गया है, फैट डिपॉजिट हो गया, वो बहुत तेजी से मेल्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन उसको जला के खत्म करेगा। और जब आप शुरू में कपालभाति करेंगे तो आप पाएंगे आपकी स्किन बहुत तेजी से झड़ रही है, सूखी स्किन। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन शरीर में जाएगी वो डेड स्किन्स को बहुत तेजी से हटा देगी और नया स्किन का जनरेशन होगा। आईज आपकी अच्छी बनेगी, फेस आपका, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, मैं सिर्फ बिस्तर से उठाऊं, 1 कप मैंने नमक की चाय पी है और शहद डालकर नींबू, और उसके बाद बस सादे पानी से चेहरा धोया है, मैंने कुछ नहीं किया है। एंड आई होप के ठीक है, आपको ये नहीं लगेगा कि आपको मेकअप की जरूरत है, तो चेहरे पर एक चमक आएगी, ये गारंटी है। आंखें भी ठीक होंगी। आपको आश्चर्य होगा, मैं चश्मा लगा रहा हूं, अगर मैं ना लगाऊं तो अब कई बार ये हो रहा है मेरे साथ, मैं इसे लगाना भी भूल जाता हूं। क्यों? अब नंबर कम हो रहा है क्योंकि ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में आता है भस्त्रिका। अब भस्त्रिका, भस्त्रिका यानी भस्त्र यानी कि धोकनी बनाना। अब धोकनी बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, कुछ लोग प्रेशर से ऐसे भी करते हैं, मैं दोनों तरह से करता हूं। अपने हाथ को झटके से पीछे ले गए हैं और झटके से सांस को छोड़ना है, लेकिन यथाशक्ति। योग का अर्थ है जोड़ना, संगठित करना, और वो भी यथाशक्ति। आप अगर आपको लगे कि आपके चेस्ट में अकड़न हो रहा है तो आप रोक लीजिए। आपको लगता है ना 5 बार कर सकते हैं तो आप इसे 5 बार कीजिए। आपको लगता है आप इसे 6 बार कर सकते हैं, 6 बार रोज कीजिए। आप पाएंगे धीरे धीरे आपके लंग्स के अंदर अंगूर जैसी स्ट्रक्चर होती है एल्वोलीज, वो बहुत तेजी से कंप्रेस होंगे एंड डिप्रेस होंगे, कंप्रेस होंगे एंड डिप्रेस होंगे। सो क्या होगा, उनकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो 80 से 90% 24 घंटे के लिए इंक्रीज होता है भस्त्रिका कपालभाति करने से। इसका रिजल्ट क्या होगा, जितने भी आपके बॉडी में क्लॉट्स बन जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, नसों का दर्द रहता है, आपकी पिंडलियों में दर्द रहता है, जॉइंट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जॉइंट के अंदर हम कहते हैं ना लुब्रिकेंट कम हो गया, जो वहां पर मसल्स होते हैं वो डिक्रीज होता है, उसका जनरेशन फिर से स्टार्ट होगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम रहता है मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो जो कपालभाति करेंगे शुरू में उनको लगेगा यार बाल बहुत टूट रहे हैं, देखो पुराना सूखा हुआ घास है वो तो टूट के बाहर निकलेगा ना, लेकिन जब आप कपालभाति करेंगे आप पाएंगे कि आपके बाल पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। ये मैं अगर अभी बालों में तेल लगाकर जब हम ऐसे ऐसे मसाज करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, आप सिंक के ऊपर करेंगे, सिंक बालों से टूट के भर जाती है। सही बोल रहा हूं ना मैं? जब मैं मसाज करता हूं मेरा एक बाल भी नहीं टूटता, ये चैलेंज है, एक बाल भी नहीं टूटता। मेरे घर में सबके बाल यहां तक चले गए पीछे, सबका पूनम का चांद दिखाई देता है, सिर्फ मेरे सर पर बाल है। जो मेरे से कम एज के हैं वो गंजे हो गए हैं, सीरियसली यकीन मानिए, फोटो नहीं दिखा सकता, शर्म मुझे भी आएगी, वो सब गंजे हो गए हैं, सिर्फ मेरे सर पर बाल बचे हैं और इसका कारण है कपालभाति। सो योगा को केवल एक ऐसे सेशन के रूप में मत लीजिए कि भाई चलो हम संडे करेंगे, चलो हम मंडे करेंगे, नहीं, इसको आप एक डेली रूटीन बना लीजिए। डेली रूटीन बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी हैं। अब होता क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य, आज करेंगे, फिर आज जब करने का मौका है बिस्तर से निकलने लगे, नहीं नहीं ऐसा करते हैं कल से करेंगे, कल से फिर दिमाग आपको क्या कहेगा, अरे नहीं एक काम करेंगे, कल से करेंगे, डाइट प्लान भी बनाएंगे, ये भी करेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे। आपका दिमाग ना आपको लालच दे रहा है
लालच क्या दे रहा है? ताकि आप झूठ बोल सकें अपने आप से कि आज नहीं करेंगे। ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आज नहीं करेंगे। अब आपको क्या हुआ, जब आपने सोचा अरे भारत जी ने बताया था कल से मैं सूर्य नमस्कार करूंगी, आपने मैडम से और सर से भी सूर्य नमस्कार सीख लिया। आपने अच्छा कल मैं 5 बजे उठूंगी, मैं 1 कप, अरे वो बता रहे थे मैं तो नींबू की चाय पीता हूं मॉर्निंग में, आज मैं नींबू की चाय पीऊंगी। अब आप चाय पीने बैठे, आपको टेस्ट ही नहीं आया, ठीक है, वो आपको बड़ी अजीब लगेगी। फिर उसके बाद में अरे छोड़ो ऐसा करेंगे, कल से करेंगे। और फिर उसके बाद अब आपको लगेगा यार मैं खुद को धोखा दे रहा हूं, कल से करूंगा, तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा, नहीं कल से हम ये भी करेंगे, कल से हम ये भी करेंगे, कल से हम ये भी करेंगे। और आपका बॉडी आपके बॉडी में बहुत सारे पेन दिखा देगा, आज तो तबीयत ठीक नहीं है। तो ये है प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य। इससे आपको जीतना है, और जीतने का तरीका यही है, आज जितना भी होगा आज ही करेंगे। मॉर्निंग में आप लेमन टी लीजिए। अब लोग लेमन टी बनाने में भी एक गलती करते हैं। लेमन टी बनाने का तरीका क्या है, आप उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक जरूर डाल लिया करें। 1 चुटकी सेंधा नमक, आधा नींबू, आधा चम्मच या 1 चम्मच अपने स्वास्थ्य के हिसाब से शहद डालिए। और चाय की पत्ती आप उसमें कैसे डालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। चाय की पत्ती डालिए, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन डालने का तरीका है। आप गरम गरम पानी लीजिए, गर्म पानी। आप ये जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी रहता है, गैस बनता है, पेट भारी भारी रहता है, ये आईबीएस का प्रॉब्लम है, वो उसको ध्यान से सुन ले। इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम है, कुछ भी खाते पोटी जाना पड़ता है। आपने खौलता हुआ 1.5 कप या 2 कप, एवरेज 200 से 250 ml पानी लिया, 1 चम्मच चाय की पत्ती उसमें डाली और 10 तक काउंटिंग की, और तुरंत उसको छान के पत्ती को अलग कर दिया। अब आप कहेंगे सर इसमें कलर तो नहीं आया। देखिए चाय की पत्ती में 2 चीजें हैं, एक है कैफीन जिसकी आपको लत लगी हुई है जो आपको चाहिए, और दूसरा होता है टैनिन जिससे वो रेड कलर आता है। जो लोग चाय पीते हैं और ज्यादा पीते हैं, जो लोग खूब पकी हुई चाय पीते हैं, उनकी चाय में टैनिन होता है, और वो टैनिन धीरे धीरे आपके इंटेस्टाइन को ड्राई करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, फिशर हो जाएगा, पाइल्स। आपने सुना होगा जितने भी पाइल्स के ट्रीटमेंट है कहते हैं चाय नहीं पीना है। आपको 10 तक काउंट करना है, तुरंत चाय की पत्ती को बाहर निकालना है। अब चाय की पत्ती का रंग नहीं आएगा, टैनिन नहीं आएगा, कैफीन आ गया। उसमें आप हनी डालिए अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, नींबू डालिए और 1 चुटकी लाल सेंधा नमक डालिए, मिलाइए और उसको सिप लेकर के मॉर्निंग में पीजिए। इस गर्मी से हल्का सेंधा नमक है, उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन सी नींबू में है, शहद आपको एनर्जी दे रहा है, और आपकी तसल्ली के लिए थोड़ा सा कैफीन भी हो गया उसमें। आपकी इंटेस्टाइन धीरे धीरे साफ हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका पेट मॉर्निंग में साफ नहीं होता, आप इसको लीजिए। तो बैड टी को बुरी चाय मत बनाइए, एक अच्छी टी बनाइए, ठीक है। इसको लीजिए, फिर सूर्य नमस्कार कीजिए। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि योगा हमारे शरीर में क्या क्या इंपैक्ट और कैसे कैसे दे सकता है, फिर एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। मेरी स्क्रीन इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में ही बता दूंगा आपको। और अब आप पहले तो ये समझिए, योगा डजंट मीन केवल फिजिकल एक्सरसाइज। योगा मीन्स फिजिकल, मेंटल, you are having physical, you are having mental and spiritual practice. क्वेश्चन ये है, क्या आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप मेंटल प्रैक्टिस करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए प्रैक्टिस करते हैं? योगा में तीनों चीजें आ गई आपकी। फिजिकल एक्सरसाइज जो आप रोज करते हैं, फिर आता है मेंटल, मेंटल के लिए आपका ब्रेन नोटोकोड आपका बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, एंड स्पिरिचुअल आपका मन कितना शांत है। देखो धार्मिक एक होता है रिलीजियस और एक होता है स्पिरिचुअल, दोनों में बहुत फर्क है। आज मैं आपको एक बड़ा डिफरेंस बताने जा रहा हूं, उसे सुनिएगा। इंग्लिश में हम बोलते हैं रिलीजन, और इंग्लिश में ही एक वर्ड होता है रीजन। रीजन मींस एरिया। आप इस देश के अंदर जाइए, मैं उत्तराखंड में हूं इस समय, आप पाएंगे हर एरिया का यानी हर रीजन का अलग अलग ट्रेडिशन होता है पूजा पाठ करने का। तो रिलीजन किसी रीजन से जुड़ा हुआ होता है, हर एक रीजन का अलग अलग कल्चर है। आप राजस्थान में जाइए वहां अलग कल्चर है, बन्ना जी का कल्चर है, यूपी के अलग अलग एरिया में जाइए अलग कल्चर है। रिलीजन इज रिलेटेड विद ए रीजन, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। बट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? दैट इज ए यूनिवर्सल कंसेप्ट। स्पिरिचुअलिटी ये है आप परमात्मा से कैसे कनेक्ट होते हैं। क्या आप परमात्मा से, प्रकृति से कनेक्ट होते हैं? दैट इज स्पिरिचुअलिटी।
और जब आप किसी रीजन के हिसाब से रिलीजन को मानते हैं, दैट इज रिलीजन। सो आप इससे बाहर आइए, धर्म बहुत अलग चीज है, धर्म है स्पिरिचुअलिटी। योगा वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में कि योगा का मतलब है केवल हठ योगा, हठ योगा हाथ पैर को मोड़ना, जबरदस्ती अपने वो एक्सरसाइज करना, या फिर योगिक एक्सरसाइज। बट योगा का जो इंडियन वर्जन है, वी हैव हियर अष्टांग योगा। अष्टांग योग में अगर हम बात करेंगे तो मन को, बुद्धि को, मन अलग है और बुद्धि अलग है। आपका मन कुछ और कहता है, आपका मन कहता है कि आज पिज्जा खाना है, लेकिन मन के अंदर ही छुपी बुद्धि कहती है कि नहीं, पिज्जा नुकसान देगा। तो अब समझ में आया, एक को लालच आता है, दूसरा आपको समझाता है कि नहीं करना। तो मन और बुद्धि अलग है, शरीर को जोड़ना। सो ऋग्वेदा में अगर हम देखेंगे, ऋग्वेदा में योगा का वर्णन है, उपनिषद में भी योगा का वर्णन है। अगर आप क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे, वहां से योग सूत्रा में, पतंजलि योग सूत्रा में सबसे विस्तार से इसको समझाया गया है। अब आपको आश्चर्य होगा, मैं एक जगह एक टेक्स्ट पढ़ रहा था कि महर्षि पतंजलि की कोई पिक्चर नहीं है। तो कहते हैं कि महर्षि पतंजलि अपने शिष्यों को जब उपदेश दिया करते थे तो स्वयं एक पर्दे के पीछे बैठा करते थे। किसी भी शिष्य को ये आज्ञा नहीं थी कि पर्दे के पीछे महर्षि पतंजलि को देख सके। एक दिन एक शिष्य को रहा नहीं गया और उसने धीरे से पर्दा उठाया, और पर्दा उठा करके पीछे उसने महर्षि पतंजलि को देखा और वो बेहोश हो गया। ठीक है, अब इसका क्या कारण रहा? उसने देखा कि महर्षि पतंजलि का सिर नहीं है, सर्प है, सर्प का सिर है, अनेक सर्प। अब ये क्या है? ये एक दृष्टांत है, समझाने का एक तरीका। क्या, कैसे? एक्चुअली हम अपने शरीर में कुंडलिनी शक्ति को सर्प के द्वारा प्रकट करते हैं। सर्प के द्वारा हम किसका वर्णन करते हैं? कुंडलिनी शक्ति। तो महर्षि पतंजलि स्वयं में कौन थे? कुंडलिनी शक्ति। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र लिखा जो हमें मिला, और उसके बाद ये स्वामी विवेकानंद जी के थ्रू आया। अब हठ योग, जब आप शारीरिक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो हठ योग आ जाता है। फिर आपका ध्यान योग आता है, क्रिया योग, आप नौली धोली बहुत सारे क्रिया योग करते हैं। फिर आता है भक्ति योग, भक्ति के द्वारा करते हैं। फिर आता है ज्ञान योग, ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान का वितरण करना। फिर आता है आपका कर्म योग। सो इस तरह से ये योग के सूत्र के सारे सिद्धांत हैं। तो अब आपको तो योग का मीनिंग क्या है? युज, युज का मीनिंग है टू अटैच, टू ज्वाइन, टू हार्नेस और टू ज्वाइन समथिंग। सो यहां अगर हम कंसेप्ट को समझें तो योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमें जोड़ना। अगर शरीर के जॉइंट संतुलित नहीं है, उन्हें संतुलित करके जोड़ना। आपका मन और बुद्धि संतुलित नहीं है, मन और बुद्धि को संतुलित करके जोड़ना। अगर आप समाज से अच्छे से नहीं जुड़े हैं, योग के द्वारा आप समाज से जुड़ेंगे। और अगर आप ईश्वर से नहीं जुड़े हैं, योग के द्वारा आप ईश्वर से भी जुड़ेंगे। तो योग का अर्थ है जोड़ना। अब आपकी इच्छा है, आप कहाँ जुड़ना चाहते हैं। जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, वो शरीर से भी जुड़ रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, मन से भी जुड़ रहे हैं। और देखिए, आप सभी लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं। मैं खुद एक डिफरेंट एरिया से हूं, एक बार तो एक ऑस्ट्रेलिया से भी थे इसमें। सो हम अलग अलग क्षेत्र से यानी समाज में भी जुड़ रहे हैं। सो योग हमें जोड़ने में सहायता करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि योगा केवल एक दिन का क्रिया नहीं है, योगा एक नियत अभ्यास है। आपको जुड़ना है, आपके शरीर के हिस्सों से जुड़ना है, आपके मन और बुद्धि को जुड़ना है, आपको समाज से जुड़ना है, आपको अपने देश से जुड़ना है, आपको अपने धर्म से जुड़ना है, आपको ईश्वर से जुड़ना है। स्पिरिचुअलिटी जब आने लगती है, अनंत से जुड़ना है। वो मन में हमेशा विराजमान रहता है, उसका अनंत कीर्तन मन के अंदर चलता रहेगा आपके। अब हमें दुख क्यों होता है? आप में से बहुत लोगों को सास ने कुछ बोल लिया तो दुख हो गए, बहू ने कुछ बोल लिया तो दुख हो गए, बेटे ने कुछ बोल लिया तो दुखी हो गए, पापा मम्मी ने कुछ बोला हम दुखी हो गए। अब आश्चर्य की बात देखो, हमारा मन दुखी रहने के लिए 24 घंटे तैयार है। ये मन की रचना है। मन 24 घंटे दुखी रहने के लिए तैयार है। फिर आपको तनाव हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस लंबे समय तक रहेगा, एंजाइटी होने लगेगी, एंजाइटी रहने लगेगी, डिप्रेशन हो जाएगा। फिर दुनिया भर के हार्ट के प्रॉब्लम, किडनी के, डायबिटीज, आपने सुना होगा ना, डायबिटीज उन लोगों को होता है जो स्ट्रेस में रहते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? डायबिटीज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है। आप लाइफ स्टाइल ठीक कर लीजिए, डायबिटीज ठीक होगा। मेरा एक बार मैंने नोटिस किया शुगर बढ़ा हुआ है। मैंने कहा अरे ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, मेरा शुगर क्यों बढ़ा? एनालिसिस किया, हाँ कल मैंने दबा के मिठाई खाई थी, शायद इसलिए बढ़ा हो। उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है, अपने स्ट्रेस को समझा, और अब मैं कितना भी मीठा खाऊं मुझे कभी मेरा शुगर लेवल नहीं बढ़ा।
अब हमारा जो मन है वो दुखी रहने के लिए 24 घंटे तैयार है। और अगर हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे, मन के साथ बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग करेंगे कि ये चीजें जो हो रही हैं इनका संबंध मेरे से तब तक है जब तक मैं वो संबंध मान के चलूंगा। ठीक है, अपना संबंध किसी और से जोड़ के चलिए अपने मन के द्वारा, तो आपको सामने वाला क्या कह रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब सामने वाला क्या कह रहा है प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं, आपको गुस्सा नहीं आएगा। जब गुस्सा नहीं आएगा आप सामने वाले को कुछ भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, कितने लोगों को गुस्सा आता है वो हैंड रेज करें बस। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सच में बहुत गुस्सा आता है? अच्छा, कई लोगों ने। अच्छा, आप एक चीज बताइए, गुस्सा क्यों आता है? कोई एक बोलेगा, सिर्फ एक को हम बोलने के लिए बोलेंगे। अदीप जी आप ही बताइए, आपको जब गुस्सा आपकी क्यों? मर्जी जब आपकी मर्जी नहीं चलती है। हाँ, गुस्सा केवल तब आता है जब हमारी मर्जी नहीं चलती है। अब मेरा एक सबसे क्वेश्चन है, आप सब लोग एज के हिसाब से परिवार वाले भी हों, जो कम एज के हैं वो परिवार में हैं। भाई हम अपनी मर्जी चाहते क्यों हैं? केवल हमारी ही चले ऐसी इच्छा क्यों? तो आप समझिए, अगर सामने वाला आपकी बात को माने, बहुत अच्छा, ये अच्छी बात। और अगर ना माने तो आपने खुद को नुकसान क्यों पहुंचाया? आपको अगर गुस्सा आता है, गुस्सा आने से पहले आपका एड्रेनलिन हाई होगा जो हार्मफुल है, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और जब आपके शरीर, देखो, हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो पहले आपके किडनी को नुकसान होगा, आपके लीवर पर प्रेशर बनेगा, डाइजेशन पर प्रेशर बनेगा, हार्ट पर प्रेशर बनेगा, और फाइनली वो प्रेशर कहां जाएगा? दिमाग में। जब आपके अंदर पूरा नुकसान कर चुका है तब वो प्रेशर गुस्से के फॉर्म में बाहर आएगा। आप ये बताइए, गुस्सा करके आपने अपनी बात मनवाई या खुद का नुकसान कर लिया? खुद से सोचिए। खुद। अब सवाल ये है, सामने वाले को समझ में आ गया कि इसको गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, और वो देखता है कि गुस्से में आपके फेस का रंग बदल रहा है, और वो इस बात का बार बार उपयोग करता है आपको गुस्सा दिलाकर अपनी बात को बड़ी करने में। एक सुष्मिता सेन का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात कही। कोई आपको कोई भी सवाल पूछे, कितने भी गंदे तरीके से पूछे, इसे कोई याद नहीं रखेगा। आपने क्या जवाब दिया था और कैसे जवाब दिया था, लोग सिर्फ उसे याद रखेंगे। तो फिर से सुन लीजिए, आपके घर में, परिवार में जो आपको गुस्सा दिलाता है वो कैसे बात करता है, क्यों बात करता है, उसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया था, उसे कोई याद नहीं रखेगा। आपने कैसे जवाब दिया था, आपके जवाब देने का तरीका क्या था, लोगों को सिर्फ वही याद रहेगा। अब 1 मिनट के लिए, इसे माइंडफुलनेस बोलते हैं, जरा सोचिए, जब लास्ट टाइम आपको गुस्सा आया था सामने वाले ने क्या किया था? 1 मिनट के लिए सोचिए, लास्ट टाइम आपको घर में बेटे पर, हस्बैंड पर, वाइफ पर, बहू पर, किसी पर भी कोई गुस्सा आया था, उस गुस्से से पहले सामने वाले ने क्या किया था, उसे एक बार सोचिए। और फिर जब आपको गुस्सा आया आपने क्या किया था, अब इसे सोचिए। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, एक प्रैक्टिकल है ये। जब आपको गुस्सा आया तो उस समय सामने वाले ने आपके साथ क्या किया था, और फिर आपने क्या किया था। अब जरा एक बात बताइए, आपके आसपास के लोगों को क्या याद है कि आपको किसी ने परेशान किया था या आपने गुस्सा किया था? उस बारे में सोचिए। आप पाएंगे किसी को नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ था, सबको पता है आपने गुस्से में बहुत कुछ कहा था। हमेशा ध्यान रखिए, गुस्सा पहले आपको नुकसान देता है, बचा हुआ ही गुस्सा बाहर आता है, जिसको हम चीखना चिल्लाना बोलते हैं। कितने लोगों को अच्छे से 8 या 7 घंटे रोज नींद नहीं आती? हैंड रेज कीजिए, हाथ उठाइए। कितने लोग 7 घंटे नहीं सो पाते रोज आराम से? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो 7 घंटे ऐसे सो पाते कि एक बार भी रात को आंख ना खुले, वाह बड़े मजे से सोए? है कोई जो कह सकता है कि हाँ मैं हूं? इसका रीजन क्या है, नींद में ये गड़बड़ क्यों होती है? थैंक यू सीमा जी। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तब आपके मन में दिन भर के सारे आइडियाज, जो जो कुछ हुआ वो चलता रहता है। जब आपके मन में सब कुछ चलता रहता है, जब आप सोने जाते हैं, शरीर थका हुआ है और आपका मस्तिष्क बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, और आपके मस्तिष्क में सारे विचार चल रहे होते हैं, नतीजा आपका दिमाग रात भर कहानियां बनाता रहता है, और आप उस कहानियों के दर्शक बैठ करके देखते रहते हैं, और आपकी नींद खत्म।
मैं एक प्रैक्टिकल मैंने पिछले 6-7 दिनों में स्कूल में किया। हमारे यहाँ एग्जाम सेंटर लगा हुआ है, दूसरे स्कूल के बच्चे आते हैं। अब बड़ा डिफिकल्ट होता है दूसरे स्कूल के बच्चों को कंट्रोल करना। अपने स्कूल के बच्चे तो जानते सर नाराज होंगे तो वो सॉरी बोलेंगे तो मान जाएंगे, दूसरे स्कूल के बच्चों को हम ज्यादा बोलने का राइट भी नहीं रखते। तो हमने प्रैक्टिकल किया, क्या किया, एग्जाम हॉल में ले जाने से पहले वो जो 600-700 बच्चे होते हैं, हम उनको असेंबली हॉल में खड़ा कर देते हैं और असेंबली हॉल में हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अटेंशन स्टडीज। कोई नहीं सुनता, हमारे कोई नहीं सुनता। सामने एक लेडी को हमने खड़ा किया, वो प्रेयर शुरू करा देती है और जैसे ही प्रेयर शुरू होती है विद इन 1 मिनट सब बच्चे शांत होकर प्रेयर करने लगते हैं। और देखते ही देखते जो कंट्रोल हम 1 घंटे में नहीं कर पा रहे थे वो कंट्रोल 2 मिनट में आ गया और पूरा ऑडिटोरियम शांत हो जाता है। और जब प्रे खत्म हो जाती है हर बच्चा शांत रहता है और वो लाइन से अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो जब आप शाम को सोते हैं आपकी हालत ऐसे ही बच्चे जैसे होती है। मन बच्चा है आपका जिसमें कहानियां दौड़ रही हैं। अगर आप उस समय कोई भजन सुने, संगीत सुने, ऐसा जो मन को खुश करता हो, कोई प्रार्थना करे, कुछ भी करें, तो विद इन 2 मिनट आपका सारा ध्यान दिन भर की उधड़ बूंद से हटकर एक जगह आ जाएगा और आपका दिमाग कहानियां भूल जाएगा और आप शांत हो जाओगे। आपको बहुत गहरी नींद आएगी। इसलिए कहा जाता है जिनको नींद नहीं आती वो शाम को म्यूजिक सुने, कोई अच्छी बुक पढ़ें। अच्छी क्यों पढ़ें? दिमाग शांत हो जाए, फालतू की कहानियां ना बनाएं। आई होप यू गॉट इट। सो आज से सोने से पहले आप या तो कोई अच्छा सा प्यारा सा भजन सुन ले, कोई संगीत सुन ले। दुख देने वाला, वो तड़पाने वाला, जुदाई वाला ऐसा कोई संगीत ना सुने, ठीक है? कोई शांत करने वाला संगीत सुने सोने से पहले, वो भी धीमी आवाज में। तेज आवाज में ब्रेन को प्रॉब्लम होता है। धीमी आवाज में संगीत सुने और उसके बाद सोने का प्रयास करें। एक चीज और है, जब आप बिस्तर पर जाएंगे और जब बिस्तर से उठेंगे आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। जब देखिए, आप सपोज ये एक आदमी है और ये बिस्तर पर ऐसे लेटा हुआ है, ये नीचे बिस्तर है, इसे ध्यान से समझिएगा, ये आपके जॉइंट पेन की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जस्ट ए मोमेंट। ये जो है, आप ये मान के चलिए ये बिस्तर है और ये एक आदमी ऐसे लेटा हुआ है। हम क्या करते हैं, सुबह ही ऐसे उठ के बैठ जाते हैं? नहीं, आप पहले करवट लेंगे, पैरों को मोड़ेंगे और तब उठेंगे। फिर से सुनिएगा, बिस्तर पर उठने से पहले पहले आप करवट लेंगे, पैरों को थोड़ा सा मोड़ेंगे और तब उठेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे आपका बैक पेन मिनिमम हो जाएगा। सो बैक पेन का जो मेजर इश्यू है वो हमारे सोने के पोस्चर पर भी डिपेंड करता है और हम सो करके कैसे उठते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे लगता है आपके लिए यूजफुल रहेगा जो सेशन है। अब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, देन वी विल हैव मेडिटेशन। डॉक्टर भरत कुमार, थैंक यू अगेन, लॉट्स ऑफ थैंक्स। बहुत ही अट्रैक्टिव होता है आपका सेशन। मेरा एक क्वेश्चन स्लीप टाइमिंग से लेकर है कि जो हम नॉर्मली आवर्स काउंट करते हैं, एक्सक्यूज मी, हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हम नॉर्मली आवर्स काउंट करते हैं उसके बजाय क्या ये वाली थियरी कहीं पर एग्जिस्ट करती है कि रात में जो हम 9 से 12 तक की नींद देते हैं उसमें पर आवर 2 आवर्स की नींद मिलती है? ऐसा कहीं मैंने देखा था कोई वीडियो, और फिर 12 की कुछ काउंट करना चाहिए? नहीं, इसको समझने में गलती हो जाती है। जो कंसेप्ट आपने बताया कंसेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ 9 से 12 सोना या 12 से 3 सोना खतरनाक है। ये कंसेप्ट क्या है? जब आप 6 से 7 घंटे सोते हैं, मैं आपको समझाता हूं। सपोज आप रात को 10 बजे सो गए तो लगभग अगले 2 घंटे तक आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ रहेगा और अगले 2 घंटे के बाद आपका ब्रेन संज्ञा शून्य हो जाएगा और उस समय लगभग आप ये कह सकते हैं कि 12 बज चुके होंगे। उस समय ब्रेन बहुत डीप स्लीप में होता है और हमारा डीप स्लीप, आपको सरप्राइज होगा, कोई हेल्थ बैंड अगर आपके पास है उसको बांध के रखिएगा सोते हुए और सुबह को अपना डीप स्लीप चाहिएगा। आप लोगों का डीप स्लीप ज्यादातर 5 से 6 मिनट का होता है बस, फिर वो नॉर्मल रैंडम स्लीप में आता है। तो मैंने देखा, ये मेरा रिसर्च है कि लोगों का डीप स्लीप फ्लक्चुएट होता है। मतलब डीप स्लीप में कितनी देर सोए? सर में रात मेरा डीप स्लीप था 2 घंटे, लेकिन कंटिन्यूटी में कितना डीप स्लीप था पता चला 5-5 मिनट के साइकिल थे, 2-2 मिनट के साइकिल थे। तो आपका डीप स्लीप का एक साइकिल कितना लंबा है वो इंपॉर्टेंट है। तो लगभग जब आप 10 बजे सोते हैं तो 12 से 3 के बीच में ब्रेन
और आसपास का वातावरण सब कुछ शांत हो जाता है, तो डीप स्लीप के साइकिल बड़े हो जाते हैं। ये है वो कंसेप्ट। जैसे मेरा डीप स्लीप का साइकिल 50 मिनट तक जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। एंड इट कम्स, जिसे योग निंद्रा कहते हैं, वो स्थिति है। कॉमन आदमी का जो डीप स्लीप है 16 से 20% होता है, मेरा डीप स्लीप अप टू 40% है। तो डीप स्लीप जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपके बॉडी का रिकवरी होगा। सो वो जो इंपॉर्टेंट टाइम है उससे पहले आपको सोना पड़ेगा, ताकि जो शरीर में उधरबुन चल रही थी वो निकल जाए। ठीक है, विपुल लेखक केलेला आप क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर, क्या आपने बताया कोई बैंड है क्या? वो कुछ ऐसी ऐसा कोई डिवाइस है कि जो हमारी डीप स्लीप को मेजर करता है? आजकल मार्केट में बहुत अमेजन पे मिल जाते हैं, हेल्थ बैंड के नाम से सस्ते आते हैं, 1500 रुपए का आ जाता है, महंगा नहीं है। उसमें आपको आपका हार्ट रेट कितना है, ब्लड प्रेशर 24 आवर्स में कब किस समय फ्लक्चुएट हुआ है, आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही थी, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना था, और आपका डीप स्लीप, रेस्ट, सब कुछ वो काउंट करके आपको बताएगा। तो मैं इसको यूज करता हूँ और इससे मुझे पूरी जानकारी रहती है। मेरा रेखा पूरा जी अपना माइक ऑफ करें प्लीज। रेखा जी अपना माइक ऑफ करें। आगे बोलिए मैम, मैं क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ आप सबके, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे एंडिंग में। डॉक्टर साहब, मेरे ना पैर के तलवे बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, मैं घंटों बैठी रहती हूँ ब्लैंकेट में, उसके बाद भी वो गर्म नहीं होते। कई बार मेरे को बॉटल रखना पड़ता है अपने पैरों के नीचे, जबकि मैं अभी तो 4-5 महीने से रेगुलर योगा कर भी रही हूँ, और मेरे को रीजन नहीं समझ में आ रहा कि क्या इसका रीजन बहुत है। सिंपल रीजन है एक्चुअली। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, कुछ लोगों को क्या होता है, फिंगर्स, हाथ की फिंगर और पैरों की फिंगर ज्यादा ठंडी रहती है। इवन आपको छूने में कोई भी चीज बहुत ठंडी, रेगुलर से ज्यादा ठंडी महसूस होती होगी। अगर आप ठंडे पानी को छुएंगे नॉर्मल के कंपैरिजन में आपको ज्यादा ठंडा महसूस होगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मैं मेरे पैरों सिर्फ की बात पैरों, कर रहा हूँ, शरीर हाँ के जी जिस हिस्से में ठंडक है। अगर आप जी पैर को पानी के पास ले जाएंगे आपको नॉर्मल से ज्यादा ठंडा पानी महसूस होगा। एक्चुअली आपके बॉडी में विटामिन बी कम हो गया है। जी। सो विटामिन बी कम हो गया है, तो न्यूरॉन्स बी कम होने से जहां भी न्यूरॉन्स वीक रह जाते हैं बॉडी में, वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो विटामिन बी आप मार्केट से ले लीजिए, इजीली अवेलेबल है, न्यूरोबियन के नाम से आती है, 7 रुपए की 10 गोली है, सफिशिएंट है। एक दिन में एक गोली से ज्यादा नहीं खाएंगे, ओ, और 10 दिन काफी है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी तो 2-2.5 महीने के बाद। जी थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन बोलिए। सर, एडी में दर्द होता है सर। एडी में दर्द होता है? जी, इस केवल एडी में सर। जब आप सुबह सो के और उठते हैं तब अकड़ी रहती होगी एडी, जी। और चल कुछ समय तो ऐसा लगता होगा लंगड़ा के चल रहे हैं, फिर 2 मिनट में वो नॉर्मल हो जाती होगी, क्या ऐसा है? तो क्या कभी आपको एडी में चोट लगी थी सालों पहले? पैर के पंजे में कोई झटका लगा था? पंजे में तो लगा था सर। हाँ, एक्चुअली होता ये है, जिसको एडी में झटका लगता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पैर के पंजे में जब झटका लगता है, आप इसको कैमरे पर देखिएगा, मैं स्पॉटलाइट कर देता हूं अपने आप को। तो जैसे ही यहाँ झटका लगता है तो यहाँ जॉइंट्स दब जाते हैं, यहाँ जो मसल होती हैं उनमें खिंचाव आता है, इसे बोलते हैं टेंडनाइटिस। यहाँ टेंडन होते हैं ना, जो हड्डियों को जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं टेंडनाइटिस। अब जब आप चलते फिरते रहते हैं तो टेंडन्स मूवमेंट में रहते हैं। जब हम बैठे रहते हैं बहुत देर तक या सो जाते हैं तो टेंडन का मूवमेंट खत्म हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं। तो जब आप सुबह उठेंगे आपसे चला भी नहीं जाएगा, लंगड़ा के चलेंगे और 1-2 मिनट में टेंडन खुल जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, एक तो इसकी गुनगुने पानी से सिकाई करें। आप एक काम कीजिएगा, आटा और चोकर, आटे पे चोकर होता है ना, ये आपको सबको मैं एक मैजिक बता रहा हूं। जिसको बैक पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, उनके लिए एक मैजिक बता रहा हूं। आप आटा लीजिए और जितना आटा उतना उसमें चोकर डालिए, और उसमें 2-3 चुटकी सेंधा नमक डालिए, और 2-3 चुटकी हल्दी डालिए, और बड़ी सी पतली, बिल्कुल बहुत पतली बड़ी सी रोटी, बड़ा सा पराठा सेक लीजिए उसका सरसों के तेल में। बड़ा सा पराठा जैसे रुमाली रोटी होती है। और जब वो और फिर उसको क्या करें, ढक के रख दीजिए सेकने के बाद। जब वो काफी ठंडा हो जाए, वो कपड़े की तरह अपने जॉइंट पर लपेट लीजिएगा, और उसके ऊपर कोई कपड़ा बांध दीजिएगा, आराम से सो जाइएगा। ठीक है, सुबह को आपको मैजिक दिखाई देगा।
अगर किसी के नस पे नस चढ़ गई है, गर्दन अकड़ गई है, इस तरह का कोई भी इश्यू हो गया, वो इसको कर सकते हैं, रामबाण है इसके लिए। लेकिन आपको ये एक दिन में लाभ नहीं देगा। एक दिन में जो लाभ मिलेगा वो टेम्पररी होगा। आपको ये कई बार करना होगा ताकि जो टेंडन है उसमें ग्रोथ आ जाए। एज के हिसाब से भी टेंडन कमजोर हो जाते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ठंडा बोलिए। बांधते हैं या गर्म होना चाहिए? नहीं नहीं, इतना गर्म नहीं कि क्या ऐसा है ना, उसको जब लपेटेंगे गर्मी आएगी बहुत, तो बहुत गर्म नहीं, बस गुनगुना सा रह जाए, निवाया सा रह जाए, कि शरीर उसको बर्दाश्त कर सके, प्रॉब्लम ना हो। ठंडा नहीं होना चाहिए। विल इट हेल्प फॉर सियाटिका आल्सो? क्या हाँ, ये ये बहुत सियाटिका लाभ के देगा, लिए भी मदद करेगा? ये बहुत लाभ देगा। I'm suffering from sciatica since last about 3 months. आप इसको There's no उपयोग control. कीजिए। इसको आप हर एक दिन छोड़कर Okay. रोज नहीं करना है, एक दिन छोड़कर एक दिन, क्योंकि इसमें नमक है, स्किन को नुकसान ना हो जाए। बहुत कम नमक, 2 ही चुटकी, एक दिन छोड़कर एक दिन 3-4 बार कीजिए, फिर मुझे बताइए नेक्स्ट संडे। डॉक्टर साहब ये चोकर क्या अलग से मिलेगा? नहीं, अरे आप घर में ही आटा छान लो, और जब चोकर निकल जाए तो चोकर आधा ले लो और आटा आधा ले लो, तो उससे चोकर की मात्रा आटे में बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी आटे का चोकर इकट्ठा हो गया। वैसे बाजार में चोकर मिलता भी है, मैं तो अपने खाने में मिलाने के लिए चोकर बढ़िया कंपनी से मंगा के रखता हूँ। अरे खाली अनाज में क्या रखा है, वो जो चोकर है वो ज्यादा हेल्पफुल है। हाँ, अगला क्वेश्चन बोलिए। बताया उसको गूंदना है। हाँ, वो रोटी बनानी है, बहुत पतली और बड़ी सी, कागज जैसी, ताकि आप उसका रुमाल की तरह पराठा बनाना है सरसों के तेल में। ओके 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 फाइन। और जब वो इतना ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, गुनगुना सा रह जाए, तब उसको लपेट कर और अच्छे से उसके ऊपर कपड़ा बांध लीजिए, सिकाई करते हैं जैसे, बस, और पूरी रात के लिए उसको छोड़ दीजिए। ये सुविधाजनक स्थिति में होना चाहिए, यानी कि बहुत कस दिया। हाँ, आगे बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अभी क्वेश्चंस नहीं है तो मेडिटेशन करेंगे। स्वागत करना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन? सर लगता है कि हाँ कोई भी हाँ क्वेश्चन डॉक्टर, नहीं है। मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो कार्टिलेज गया है घुटनों में से। तो कभी भी, अभी तो नीचे बैठी नहीं, चेयर में बैठे तो उठने में दिक्कत होती है। देखिए, अभी चूंकि आपकी एज भी काफी हो गई है और चूंकि कार्टिलेज पूरा खत्म हो गया है, आपको ये ध्यान रखना है, अपने घुटनों के सहारे हमेशा उठे और बैठेंगे नहीं, सपोर्ट अब आपको लेना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप सपोर्ट लिए बिना उठने की कोशिश करेंगे, शरीर में जितनी ताकत है आप उस ताकत से उठ जाएंगे, लेकिन अब नुकसान ही होगा। लेकिन अगर आपको दर्द बढ़ जाता है तो आप ये पराठे वाला जो उपाय है, इससे आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा, जादू की तरह काम करेगा। हाँ हाँ। और वो प्राणायाम कौन सा करना चाहिए उसके लिए? आप इसके लिए प्राणायाम आप केवल कपालभाति करें या अनुलोम विलोम करें। कपालभाति से ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। नहीं, ये रोटी का क्या बोले, क्या करना घुटनों के लिए? जिस दिन आपको लगे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, हाँ। ठीक है, तो अब आप ये वाला पराठा बना करके आप पैर पर लपेट लीजिएगा और कपड़ा उसके अच्छा ऊपर से लपेट के सो जाइए, तो दर्द में बहुत आराम मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक क्वेश्चन है, फेट रिड्यूस के लिए क्या कर सकते हैं? फेट, देखिए, पहला है भोजन पर नियंत्रण, और भोजन पर भी किस चीज पर नियंत्रण? मीठे पर। आपके बॉडी में फैट डिपॉजिट तब होता है जब बॉडी में शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है। अब ये शुगर आपको लगता है सर मैं तो चीनी नहीं खाती, नहीं, केला, सिंघाड़ा, आटा, ये सब भी चीनी का ही सोर्स है, पेट में पचकर ये भी चीनी बनते हैं। तो फाइबर बढ़ाइए फूड में। और अगर आप 3 समय खाना खाते हैं, एक लॉजिक समझिए, इंपॉर्टेंट है, सबके काम आएगा। हमने सुबह 6-7 बजे खाना खाया, फिर हमने 2 बजे खाना खाया, फिर हमने रात को 8 बजे खाना खाया, और हमने गलती कर दी। कैसे? आपने 7 बजे, इसके बाद 2 बजे जब खाना खाया, तो आपको 3 घंटे के बाद आपके बॉडी में खाना की कमी होने लगेगी, और आपका बॉडी आपके ही मसल्स के अंदर से स्टोर्ड फूड को खाना शुरू कर देगा। फोन दे वाला। और 6-7 घंटे के बाद क्या होगा? आपके शरीर को दबाकर भूख लगेगी। जब आपके शरीर को दबाकर भूख लगेगी, आप दबाकर खाओगे, और वो दबाकर जब आप खाओगे, ओवर ईटिंग हो जाएगी। ये फैट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। तो आप 3 बार में नहीं खाइए, आप 4 और 5 बार में खाइए, थोड़ा थोड़ा। आपने थोड़ा सा खाया, अब पेट भरा भरा रहेगा, 2-2.5 घंटे, 2.5-3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाया, अब बॉडी को ज्यादा जरूरत है नहीं, तो थोड़ा ही खाया जाएगा। तो जितना खाना आप 3 बार में खाते हैं, उतना खाना 5 बार में खाइए।
तो बॉडी को रेगुलर एनर्जी सप्लाई मिलती रहेगी, तो उसके अंदर वो एकदम से दबाकर खाने वाली इच्छा पैदा नहीं होगी। वो जो दबाकर खाते हैं, हमारा बॉडी यूज तो लिमिटेड ही कर पाता है ना। जब हम दबाकर खाते, बहुत ज्यादा खाते, वो एक्स्ट्रा बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? जी नमस्ते डॉक्टर साहब। जी हाँ डॉक्टर साहब, इस बार ना जब से विंटर स्टार्ट हुई है मेरी नाक बंद है। मतलब अगर मैं कोई खड़े होकर एक्सरसाइज करती हूँ या चलने का काम करती हूँ तो खुलती है, अदरवाइज बंद ही रहती है। अच्छा, अ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ये ना मुझे है तो वैसे बचपन से प्रॉब्लम, लेकिन जब से मैं योग से जुड़ी हूँ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बार विंटर्स में फिर से हुई है ये प्रॉब्लम, और अब के बारे में प्राणायाम भी नहीं कर पाई इसके चक्कर में। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ये हमें कोल्ड होता क्यों है, इसे समझिएगा। एयर जो होती है वो नाक के थ्रू ही जाती है, आती भी नाक के थ्रू है। कुछ लोगों की जी आदत होती है रात को मुंह खुला सोने का, तो नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस छोड़ते हैं। तो जब सांस लेते हैं नाक ठंडी हो जाती है, जब सांस छोड़ते हैं नाक गर्म हो जाती है, हिसाब बराबर। लेकिन जो मुंह खुला करके सोते हैं उनकी नाक ठंडी हो जाती है और उनको ये एलर्जी परमानेंट हो जाती है। दूसरी बात, कोल्ड जब भी होता है उसका कारण होता है कोई इन्फेक्शन या एलर्जी जो नाक के अंदर होता है। और वो किससे होता है? एयर से होता है। जब आपको कोल्ड रहने लगता है तो नाक के अंदर छोटे छोटे, जैसे जलने से ब्लिस्टर पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे ब्लिस्टर बन जाते हैं। और आपके नाक में आपको लगता है नाक भरी हुई है, आप सुड़ सुड़ करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, और आपको फील होता है नाक में लिक्विड भरा हुआ है और वो निकल नहीं रहा। आप और प्रेशर लगाते हैं, ये गलती हो जाती है। एक्चुअली नाक के अंदर पॉलिप्स बन गए और हमें लगता है कोई लिक्विड नाक में भरा, हम उन्हें निकालने की कोशिश करते रहते हैं, और इतने प्रेशर से पॉलिप और बड़े होते जाते हैं और धीरे धीरे नाक के अंदर का मांस बढ़ जाता है और हमारी नाक बंद रहने लगती है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? बहुत साधारण सा उपाय करेंगे। गर्म पानी लेंगे एक जग में, ठीक है? उस एक जग में गर्म पानी लेंगे। पीपली जानते हो आप क्या होता है? लॉन्ग पेपर, पीपली, पीपल पंट। हाँ जी हाँ जी। एक पीपल पंट लेंगे, 4-5 लौंग लेंगे, इनके पीस करके गर्म पानी में डालिएगा और कपड़े रखकर केवल इतने हिस्से पर उसकी भाप लीजिए। मुंह से नहीं लेना है, मैंने कहा मुंह से लेंगे सांस तो हमेशा नाक का प्रॉब्लम होगा। रोकिए, छोड़िए, और जब आप ये लेंगे आप पाएंगे आपकी नाक पहले से बेहतर हो गई है। जब आप 3-4 दिन इसको करेंगे, दिन में 2 बार, आपकी नाक ठीक हो जाएगी। लेकिन वो गलती फिर रिपीट नहीं करना कि नाक में अगर ब्लिस्टर बन रहे हैं आप उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करें? अगर आपके नाक में पॉलिप बन गए, आपको लगता है नाक भरी हुई है, आप 1 चम्मच पानी लीजिए गुनगुना, और नमक होता है ना, नमक के 2-3 दाने उस 1 चम्मच पानी में घोलिए और रुई की हेल्प से नाक में टपका लीजिए। नाक को 30 सेकंड बंद कीजिए, पॉलिप गायब। वो ओट्रिविन आता है ना नाक में स्प्रे करने वाला, वो इसी से बनता है, सलाइन वाटर। जी ठीक है, और बोलिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। एनीवन एल्स? डॉक्टर, यस प्लीज। हाँ डॉक्टर, मैं पूछना चाहूंगी। आपने जैसे अभी बोला कि 4 या 5 मील्स अ डे लेने में ज्यादा अच्छा रहता है हेल्थ, बट मैंने सुना है कि जब भूख चमक के लगे तभी खाना खाना चाहिए, और मैं उसको फॉलो करती हूँ। आई टेक ओनली 2 टाइम्स फुल मील, और वो नहीं मेरी बॉडी को सूट कर रहा है। नहीं, आप खा रहे हैं 2 टाइम्स। और अच्छा मुझे ये बताइए, बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप खाते हैं आपका खाने पर कितना नियंत्रण रहता है? आप कोई 2 नियंत्रण नहीं खाते रहता हैं? है, मैं दबा के डॉक्टर पे दबा के खाती और हूँ। आपके आपके वर्किंग कंडीशंस क्या हैं? काम कितना करते हैं दिन भर? बहुत फिजिकल वर्क करती हूँ, मैं पूरे दिन एक्टिव रहती हूँ, बहुत योगा यहाँ करती हूँ। यहाँ अब एक तो आपने 1 मील कम कर दिया। 1 मील कम करने से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की कैटेगरी में आ गए और आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ी हुई है। तो आपने क्या किया? बहुत बढ़िया किया, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में हर किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है ओके जी। डॉक्टर, आई हैव गॉट माय आंसर, क्योंकि मैं 13-14 घंटे रात वाली वो पूरी फास्टिंग चलती है, तो मेरा सब पच जाता है, जो मैं खाती हूँ हाँ, सब पचता है। सब जी, पच जाता है मैं और सबको नहीं आपका करती। बॉडी ना, आपके बॉडी में स्टोरेज बचा ही नहीं है। आप जो खाते हैं वो स्टोर हो जाता है, लेकिन अगले 10 घंटे में फिर वो यूज हो जाता है। ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग कंसेप्ट। हाँ बोलिए। खांसी के लिए, अरे खांसी के लिए तो बहुत बढ़िया है, पान ले लीजिए। खाना नहीं है पान, पर मेरे घर में तो बहुत पान की बेल है। पान का पत्ता लीजिए और पीछे डंडी होती है, उसे नहीं फेंकना है, तवे पर सेक लीजिए जैसे पापड़ सेकते हैं, जलाना नहीं है। ठीक है, पान की डंडी
और पान का पत्ता तवे पर सेक लीजिए, और जब वो सीख गया उसको शहद और उसमें 2 काली मिर्च और अदरक डालिएगा और कूट लीजिएगा और उसको चाटते रहिएगा, 2 घंटे में खांसी ठीक। ये रामबाण उपाय है। ठीक है, मेडिटेशन स्टार्ट करें। सो आप लोग अपनी संतुलन की अवस्था में बैठ जाइए एज पर योर ईज। मेरी आवाज आपको कम सुनाई देगी, कोई बात नहीं, आप उस पर भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाइए, मन को बिल्कुल शांत रखिए। जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से बैठ जाइए। कोई विशेष मुद्रा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप कमर लगाकर भी बैठ सकते हैं, चेयर पर भी बैठ सकते हैं, आसन की स्थिति में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब शांत रहिए और आज आप एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आने वाले 6 दिन, मंडे से लेकर सैटरडे तक और आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप शांत रहेंगे और शांत रहने के साथ चल चलेगी देखा गली सरू किंतु बापांकर छाती चौड़ा। मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल बढ़िया ही सिखौथिबे, तो भलिया को सिखै देले तो। मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल, साइंटिफिक करिकुलम, ड्राइविंग सिमुलेटर, एक्सपर्ट ट्रेनर्स, सिखिबा बेस्ट तबे सबको इंप्रेस्ड। वेटिंग टाइम काटे मजे से, जब म्यूजिक चले स्पॉटिफाई पे, तो स्पॉटिफाई सुनते जा, क्लिक हियर टू डाउनलोड। अब आप मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाइए। हम केवल 4 चक्रों पर ध्यान लगाएंगे। मूलाधार चक्र कहां होता है? आपके गुदा और आपके मूत्र भाग के बीच में मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाइए। आंखें बंद रखिए। मूलाधार चक्र में अग्नि बहुत है, इसलिए वहां जलन भी हो जाती है, पाइल्स हो जाते हैं, सारी समस्याएं, सारी वासनाएं वहीं से जागृत होती है। ढीला छोड़िए, कसिए, ढीला छोड़िए, कसिए और ढीला छोड़िए। यह प्रक्रिया मूलाधार चक्र पर आप अभी करेंगे। मूलाधार चक्र को अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। एक तरह से आप गुदा को अपनी खींच रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, ढीला छोड़ रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, ढीला छोड़ रहे हैं, और इस पर ध्यान लगाइए। अब आप गुदा चक्र को ढीला छोड़ दीजिए, सामान्य अवस्था। अब आपको एक गर्मी का अनुभव होगा। अब आप अपने नाभि मंडल पर ध्यान लगाइए। नाभि चक्र, अपने नाभि मंडल पर ध्यान लगाइए। नाभि मंडल से ही आपके शरीर में तमाम संतुलन उत्पन्न होता है। नाभि से ही ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। अब आप नाभि चक्र से ऊपर चलेंगे और हृदय के पास, चेस्ट के बीच में ध्यान लगाइए। हृदय के पास, चेस्ट के बीच में ध्यान लगाइए। यह आपकी अनहत चक्र स्थिति है।
अपने शरीर में करेंगे। इसके ऊपर बढ़ेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए जहां आप तिलक लगाते हैं। आज्ञा चक्र में स्थित होने का प्रयास कीजिए जहां आप तिलक लगाते हैं। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए और आज्ञा चक्र में भी थोड़ा 1 सेंटीमीटर गहराई में ध्यान लगाइए। जिस स्थान पर तिलक लगाते हैं आंखों को वहां ले जाइए और 1 सेंटीमीटर की गहराई में जाइए। जहां तिलक लगाते हैं वहां आंखों को ध्यान केंद्रित कीजिए बंद आंखों से और 1 सेंटीमीटर की गहराई में ध्यान लगाइए। और इस ध्यान को कंटिन्यू रखिए। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाइए और अपने मन को आज्ञा दीजिए, अपने वातावरण को आज्ञा दीजिए, अपने जीवन शक्ति को आज्ञा दीजिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं, सबको क्षमा कर दो। आज्ञा चक्र में स्थित रहिए। जिस किसी से आप नाराज हैं उसे क्षमा कर दो। क्षमा बड़ा धन है, सबको माफ करो। Forgive everyone. Forgive all those who gave you pain. उन सबको क्षमा करो जिन्होंने आपको कष्ट दिया। सबको क्षमा करो जिन्होंने आपका उपहास यानी मजाक बनाया। आज्ञा चक्र में स्थित रहिए 1 सेंटीमीटर की गहराई में। उनको भी क्षमा कर दो कि आपसे जो अपराध हुए उसके लिए आप स्वयं से क्षमा मांगते हैं। सबको क्षमा करो, अपने मम्मी डैडी भाई बहन पापा बच्चे सबको क्षमा करो। अपने मित्र ईश्वर जो बुरी दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं उन सबको क्षमा करो। आज्ञा चक्र में स्थित रहिए। अपने पैरों को आदेश दीजिए कि आज से आप स्वस्थ हैं। सबको क्षमा करो। आप अपनी जंघाओं को आदेश दीजिए कि वो स्वस्थ रहेंगी, उनमें कोई दर्द नहीं होगा। इनके पैरों के तलवों में ठंडक रहती है, वो अपने पैर के तलवों को आदेश दीजिए कि अब ठंडक समाप्त होगी और उसमें गर्मी का संचार होगा। अपने कमर, अपने पेट, अपने हृदय सबको आदेश दीजिए कि स्वस्थ रहना ही जीवन का लक्ष्य है। आज्ञा चक्र में स्थित रहिए। अपनी गर्दन, अपने कंधे, दोनों हाथ की कोहनियां, हथेलियां सबको देखिए कितनी गर्माहट का अनुभव हो रहा है, कितना शांत। सबको निरोग रहने का, सुखी रहने का आदेश दीजिए। अपने मुख, नासिका अर्थात नाक, नेत्र और सिर, कान सभी को आदेश दीजिए स्वस्थ रहने का। आज्ञा चक्र में स्थित रहिए। पूरे शरीर को आदेश दीजिए स्वस्थ रहने का। अपने आसपास के वातावरण को आदेश दीजिए आज से कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी ऊर्जा आपके आसपास ना आए। आज्ञा चक्र में स्थित रहते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिला लीजिए। रब नहीं करना है, सिर्फ मिला लीजिए।
दोनों हथेलियों को आदेश दीजिए कि वो एक दिव्य ऊर्जा दोनों हथेलियों के बीच में इकट्ठी करें। धीरे धीरे आपकी दोनों हथेलियां गर्म होने लगेंगी। आप आज्ञा चक्र में स्थित रहिए। दोनों हथेलियां आपकी धीरे धीरे गर्म होने लगेंगी। आप दोनों हथेलियों में हृदय की धड़कन सुन सकेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलिए। अपनी दोनों हथेलियों को गर्म होने तक धीरे धीरे रगड़िए। हथेलियों में अगर पसीना आ गया है वो सूख जाएगा। और इस गर्मी से, हथेली की गर्मी से जिस हिस्से में भी कोई रोग है उस हिस्से को साफ कीजिए। जिस हिस्से में शरीर के कोई रोग है उस हिस्से को अब हथेलियों से साफ कीजिए, रगड़िए। अब इन हथेलियों से अपने शरीर के उस हिस्से को रगड़िए जहां कोई समस्या है, और अगर समस्या नहीं है अपने चेहरे को मलिए। सर में दर्द है, सर को रगड़िए। कंधे में दर्द है, कंधे को रगड़िए। बार बार हथेली गर्म कीजिए और उस गर्मी से अपने शरीर के हिस्सों को साफ कीजिए और शांत रहिए। अब आप शांत हैं और मौन रहिए। अभी कुछ मिनट मौन रहिए, शांत। अगले 1 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। धीरे धीरे आंखें खोलिए, अपने हाथ पैर को हिलाइए और ईश्वर को एक सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दीजिए। नमस्कार। दीप जी। Wonderful. Very well done. The whole thing. Very educative. बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मेरा एक प्रश्न था इसमें जी। मूलाधार से तीसरा चक्र और तीसरे आज्ञा चक्र, तीसरे चक्र से आप आज्ञा चक्र पहुंचा तो नीचे से ऊपर जाना चाहिए कि ऊपर से नीचे आना चाहिए? सहस्त्रार्थ से मूलाधार आना चाहिए कि मूलाधार से सहस्त्र? दूसरा ये था, अगर आप चक्र रिकॉर्डिंग आपने बीच में छोड़ दी। हाँ हाँ, जैसे मूलाधार के स्वादिष्ठान छोड़ा हाँ, मैं आपने। आपको बताता हूँ। इसमें अगर हम सारी कुंडलियों पर काम करेंगे उसमें एक तो हमें समय अधिक चाहिए, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो कुंडली जागरण नहीं है। मूलाधार में अनियंत्रित ऊर्जा हमेशा रहती है। नाभि मंडल जो होता है वो रचनात्मक होता है, क्रिएटिविटी वहां से आती है। अनहत चक्र आपको सभी अच्छाई और पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ता है, और आज्ञा चक्र नियंत्रण की शक्ति देता है। तो एक गृहस्थी के लिए ये 4 बहुत अच्छी चीज होती है। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए अपनी अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करना, क्रिएटिव लाना, सद्गुण ग्रहण करना और आज्ञापूर्ण स्थिति में रहना। आदेश को मानना भी और आदेश को दूसरों को देना भी समझना आना चाहिए। ये 4 उसके लिए पर्याप्त हैं। अब आप मणिपुर में जाएंगे, ब्रह्मरंध्र में जाएंगे तो वो एक योग स्थिति दूसरी होगी, वो महायोग की स्थिति होती है। वो गृहस्थ के लिए उचित नहीं है। क्या आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ लोग कुंडलिनी जागरण वगैरह का प्रयास करते हैं, फिर मानसिक बुद्धि खो बैठते हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग हो जाते हैं। आपने सुना होगा इस बारे में, पागल हो गया वो, उसकी बुद्धि चली गई, है ना? सो वो गृहस्थ के लिए है ही नहीं। तो हम यहाँ सब गृहस्थ हैं। दूसरा, ऊर्जा का प्रवाह अगर ऊपर से नीचे हो गया तो ऊपर तो संतुलित है और नीचे असंतुलित है, तो संतुलन से असंतुलन पर चले जाएंगे हम। इसलिए हम असंतुलन से संतुलन की ओर चलेंगे तो ही कुंडली उच्च स्थिति में आती है।
जी, थैंक यू, धन्यवाद। जी सर। धन्यवाद डॉक्टर, आपने कराया है। डीप एंड समय हो गया। डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हुए एक बार शांति पाठ करा दें, उसके बाद अगर डॉक्टर साहब के पास तो क्वेश्चंस लेते रहें। ठीक ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने योग को इतने शॉर्ट पीरियड में और इतना विस्तार पूर्वक पतंजलि से लेकर के अभी तक का पूरा आपने बहुत अच्छा आपने ज्ञान लोगों को दिया योग के बारे में, तो आपकी काफ़ी अच्छी वो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं क्लास को संपन्न करने से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें। अभी आप सभी ने ध्यान भी किया था, सेम उसी उसमें कमर और गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद, एक गहरा लंबा सांस भरेंगे और दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। भरे गहरा लंबा सांस। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वैगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें अपने चारों ओर के वातावरण को। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें, उन सभी आत्माओं का धन्यवाद करें जो हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों का घर्षण करें और उसको अपने मुखमंडल पर लगाएं और अपने आंखों से, अपने उंगलियों से आंखों को धीरे धीरे सहलाते हुए आंखों को खोलें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all very much. Wonderful session.